One Japanese bomber scores a hit on the battleship South Dakota. 24 sailors are killed under a halo of smoke. सितंबर 1, 1939 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है और दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एलाइड और एक्सेस। नाजी जर्मनी पोलैंड को इन्वेड करती है और फ्रांस और ब्रिटेन नाजी जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। विद टाइम यूएसए और जापान भी इस वॉर का पार्ट बन जाते हैं। यूएसए की एडवांस टेक्नोलॉजी जापानीज आर्मी को इस वॉर में बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। फिर आती है तारीख अक्टूबर 25, 1944। इस दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद एलाइड आर्मी लिटरली घबरा जाती है। पैसिफिक ओशन में 2 लाख से भी ज्यादा शिप्स वॉर के लिए स्टेशन किए जाते हैं। पैसिफिक ओशन में आज तक की सबसे बड़ी नेवल वॉरफेयर में से एक बैटल ऑफ लेटिव गल लड़ी जा रही थी। जापानीज आर्मी वॉर में आउटनंबर्ड होती है। फिर अचानक से यूएसएस सेंट लू एक एस्कॉर्ट कैरियर के डेक पे फेस फर्स्ट एक मित्सुबिशी प्लेन क्रैश कर जाता है। ये एक क्रैश 500 फीट से भी लंबे सेंट लू कैरियर को 10 मिनट के अंदर डुबा देता है और सेंट लू पे स्टेशन 113 यूएस मिलिट्री पर्सनल मारे जाते हैं। बैटल ऑफ लेटिव गल्फ में हंड्रेड्स ऑफ जापानीज प्लेन एलाइड फोर्सेस के नेवल शिप्स को सुसाइड अटैक में डैमेज कर देते हैं। सिर्फ इस एक बैटल में एलाइड फोर्सेस के 1500 सोल्जर्स मारे जाते हैं। एक कैरियर, 2 स्कॉट कैरियर और 3 डिस्ट्रॉयर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इन सबसे भी बढ़ के एलाइड फोर्सेस के मन में एक डर बैठ जाता है कि कैसे एक जापानीज सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने देश के लिए मरने को तैयार है। और यहाँ से कामिकाज़े पायलट्स की कहानी शुरू हो जाती है। For Japan, it was time for desperate measures. The stage was set for a terrible climax to MacArthur's plan. ये बात है साल 1281 की। मंगोल्स जापान को इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, पर एक तूफान के कारण मंगोलियन आर्मी की पूरी फ्लीट वाइप आउट हो जाती है और उस तूफान को जापानीज लोग कामिकाजी नाम देते हैं। कामिकाजी का मतलब होता है डिवाइन विंड और कामिकाजी पायलट्स को यहीं से अपना नाम मिलता है। अब वर्ल्ड वॉर 2 पे वापस आते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के समय इंपीरियल जापान की आर्मी पैसिफिक ओशन में एलाइड आर्मी की नेवल फोर्स से उलझ जाती है। एलाइड फोर्सेस कई गुना बड़ी, स्ट्रॉन्ग और टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड होती है। फिर जापानीज एम्पायर के एम्परर हिरोहितो और उनके जनरल्स यूएस की नेवल शिप्स को गिराने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जापानीज पायलट अपने प्लेन्स में बॉम्ब कैरी करेंगे और बॉम्ब से बड़े प्लेन को लेकर एक नोज डाइव मारेंगे सीधा नेवल शिप्स के ऊपर और अपने साथ साथ पूरे शिप को ले जाएंगे। इस काम को अंजाम देने के लिए जापानीज आर्मी कॉलेज और स्कूल के बच्चों को रिक्रूट करना शुरू कर देती है। इन स्टूडेंट्स के घर पे एक लेटर जाता है। उस लेटर को खुद एम्परर अपने हाथ से साइन करते हैं। उस लेटर में स्टूडेंट्स को अपने देश और एम्परर के लिए सैक्रिफाइस होने का मौका मिलता है और उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, वॉलंटियर विलिंगली, वॉलंटियर और रिफ्यूज द एम्परर। ऑप्शन 3 का सीधा मतलब होता है देश से गद्दारी। जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करता है उसकी और उसकी पूरी फैमिली की थूथू होती है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है और फैमिली जीते जी मर जाती है। इसलिए अपनी फैमिली की इनकम और इज्जत को बचाने के लिए कई सारे लोग वॉलंटियर विलिंगली पे साइन कर देते हैं। इन लोगों को भर्ती करके आर्मी ट्रेनिंग कैंप्स में भेज दिया जाता है। इन ट्रेनिंग कैंप्स में सोल्जर्स को फ्लाइट ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिस कारण कोई भी सोल्जर मिशन के बीच में डरे ना। स्टूडेंट्स के साथ साथ कई सारे इंजर्ड सोल्जर्स भी कामिकाज़े पायलट फ्लीट का हिस्सा बनते हैं। इन इंजर्ड सोल्जर्स को मौका दिया जाता है आखिरी बार अपने देश की सेवा करने के लिए। कामिकाज़ी पायलट से कुछ जापान के एम्परर हिरोहितो अपने जनरल्स के साथ मिलने एक सफेद घोड़े पे आते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि वो देश के लिए मर रहे हैं और हिरोहितो के लिए मर रहे हैं। और जो कामिकाज़े पायलट्स काम करने वाले हैं वो उनके परिवार के लिए गर्व की बात होगी और एक पर्सनल फेवर होगा खुद एम्परर के लिए। देखो जापान में उस टाइम पे एम्परर किसी भगवान से कम नहीं था। एम्परर के लिए मरना यानी भगवान के लिए सीधा मरना। या एक तरफ पायलट्स की ट्रेनिंग चलती है, दूसरी तरफ पुराने मित्सुबिशी KI-51 और योकोसुका प्लेन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है। ये प्लेन बिल्कुल खटारा कंडीशंस में से होते हैं। इनसे सारे अननेसेसरी पार्ट निकाल लिए जाते हैं। पार्ट्स इसलिए निकाले जाते हैं जैसे ज्यादा से ज्यादा जगह बनाई जा सके बॉम्ब्स को फिट करने के लिए। इन प्लेन्स को थोड़ी बहुत मरम्मत करके उड़ने लायक बना दिया जाता है। कुछ प्लेन्स के हाल तो इतने बुरे होते हैं कि टेस्ट फाइट के समय प्लेन मेल फंक्शन के कारण ही पायलट की डेथ हो जाती है। हिस्टोरिक एविडेंसेस की माने तो यंगेस्ट कामिकाज़े पायलट 16 साल का था, ओल्डेस्ट था 55 साल का और कामिकाज़े फ्लीट में वुमन को भी इन्वॉल्व किया जाता था। एक कामिकाज़े पायलट होना जापानीज सोसाइटी में सबसे ज्यादा ऑनर की पोस्ट थी। कामिकाज़े पायलट्स के फैमिली मेंबर्स को पूरी सोसाइटी में इज्जत तो मिलती, साथ ही साथ कंपनसेशन मिलता और जॉब की सिक्योरिटी मिलती, वो भी खुद एम्परर की गारंटी पे। अब आता है कामिकाज़े पायलट्स के फ्लाइट वाला दिन। सारे प्लेन्स को एयर स्ट्रिप्स पे असेंबल कर दिया जाता है। प्लेन्स को असेंबल करती प्लेन्स की फ्यूलिंग शुरू कर दी जाती है। प्लेन्स में सब इतना फ्यूल डाला जाता है कि वो टारगेट तक पहुंच जाए और वापस ना आ पाए, यानी वापसी के लिए कोई ईंधन प्लेन में नहीं होता। फिर टेक ऑफ से कुछ टाइम पहले प्लेन्स के विंग्स पे भी बॉम्ब अटैच कर दिए जाते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा डैमेज क्रिएट किया जा सके।
के। तो पायलट के कॉकपिट के हैच को बाहर से बंद कर दिया जाता है, जैसे पायलट चाहकर भी बाहर ना आ पाए। पायलट्स एक के बाद एक करके उड़ान भरते हैं, कई हजार प्लेन्स एक साथ बैटलफील्ड पे पहुंच जाते हैं। कई सारे प्लेन्स एक साथ नोज डाइव मारते हैं, जैसे टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाई जा सके। कई सारे प्लेन्स टारगेट को मिस कर देते हैं और कुछ तो हवा में ही ढेर हो जाते हैं। और जो प्लेन्स टारगेट को हिट करते हैं वो इतना डैमेज करते हैं कि पूरी की पूरी शिप को अपने साथ ले जाते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की माने तो 7000 से भी ज्यादा एलाइड फोर्सेस के सोल्जर्स की डेथ हुई थी कामाकाजे अटैक्स में। दूसरी तरफ जापानीज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की माने तो 3800 से भी ज्यादा कामिकाजे पायलट्स ने अपनी जान दी थी वर्ल्ड वॉर 2 में। कामाकाजे फ्लीट ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय 47 वेसल्स गिराए और 300 से भी ज्यादा शिप्स को डायरेक्ट डैमेज किया। करीबन 20 लाख जापानीज सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए, जब भी जापान नहीं जीत पाया। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के समय कामिकाजे पायलट्स एक अकेली स्ट्रेटेजी नहीं थी, और भी ऊट-पटांग स्ट्रेटेजीज यूज की गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के समय। अगर तुम्हें कोई ऊट-पटांग स्ट्रेटेजी पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर अच्छी लगी तो तुम्हारे टॉपिक पे भी वीडियो बना